हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय गोपाल देव में। आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उनको लेकर आए हैं और वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1, यानी इनके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट भाग में हमने समझा था रियल नंबर का जो बेसिक होता है वो समझा था विद्यार्थियों। अब हम इसमें समझेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उनको गुणनफल में कैसे व्यक्त करेंगे। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमें केवल और केवल प्राइम वेक्टर ज्ञात करना है विद्यार्थियों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 140 का, फिर 156 का होगा, फिर 3825 का होगा विद्यार्थियों, फिर 5005 का होगा और फिर 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 140 और 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो करते हैं विद्यार्थियों। क्या है, सबसे पहले यहां पे आपको ध्यान देनी योग्य बातें कौन सी होगी कि जो इसका इक्कीक अंक है ना, वो यदि 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, यानी सम संख्या आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको 2 का भाग देना है। 2 का भाग देना इसका मतलब क्या है, आपको प्रत्येक संख्या का आधा करना है। यहां पर 2 का आधा कर लो, यहां पे 2 संख्या ले लो, इसका आधा कर लो, यानी 7 होगा, 0 का 0, फिर और 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इक्कीक अंक क्या आ रहा है विद्यार्थियों, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। अब यहाँ पे 7 का आधा नहीं हो रहा है तो 6 का आधा कर लो विद्यार्थियों, तो वो कितना हो जाएगा 3, शेष पर 1 बचेगा, वो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा 5। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इक्कीक अंक चेंज हो गया, यानी अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग दे के देख लो, तो 3 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि 3 में 3 का भाग गया, फिर शेष पर 0 बचेगा, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप 5 का भाग दे दो। 5 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 में 7 का भाग 1 बार, यानी हमें जो प्राइम फैक्टर प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, यानी हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 140 का, वो प्राप्त हुआ 2 गुणा 5 गुणा 7। इनको और भी क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी बार आई विद्यार्थियों, 2 बार, तो इनको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, यानी ये हमें 140 के प्राइम फैक्टर प्राप्त हुए, यानी ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्राप्त हुए। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, 156 का करते हैं। यहां पे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा विद्यार्थियों, इसमें भी आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि इक्कीक अंक क्या है, सम है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देते हैं। अब यहां से आपको और भी इजी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि यदि बड़ी संख्या आ जाए तो फिर उनका 2 का भाग या फिर 3 का भाग, 5 का भाग कैसे देते हैं वो समझते हैं। 2 का भाग देने का मतलब क्या है, आप प्रत्येक संख्या का आधा करो। यहां पे देख सकते हैं एक ऑलरेडी 2 से छोटा है, यहां पे आप 2 संख्या ले लो या 2 संख्याओं का समूह ले लो, तो 15 का आधा, 15 भी एक प्रकार की विषम संख्या है, तो आप 15 से जस्ट कम एक संख्या क्या होती है विद्यार्थियों, 14, और 14 का आधा कीजिए तो क्या प्राप्त होगा, 7। अब यहां से जो शेष बचा वो यहां पे रखेंगे, 16 होंगे, 16 का आधा करोगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, 8, यानी हमें 156 का आधा 78 प्राप्त हुआ। और इसमें सम संख्या आ रहा है इक्कीक अंक, यानी 2 का भाग जाएगा, 7 का आधा नहीं होगा, 6 का आधा कर लो 3, शेष फल 1 होगा, 19, 19 का आधा क्या होगा विद्यार्थियों, यहां पे 18 होगा, 18 का आधा क्या होगा विद्यार्थियों, 18 का आधा होगा वो 9 होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इक्कीक अंक चेंज हो गया, यानी विषम संख्या प्राप्त हो गई। अब यहां पे 3 का भाग दो, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 9 में 3 बार गया, 13 अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का भाग 1 बार गया, यानी हमें जो 156 है उनके प्राइम फैक्टर क्या प्राप्त हुए विद्यार्थियों,
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी ये क्या प्राप्त हो गया, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हम फर्स्ट का थर्ड भाग करते हैं। वो क्या है विद्यार्थियों, वो हैं 3825, 3825। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक एक अंक क्या आ गया, पहले से विषम संख्या है तो 2 का भाग तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अब यहां पे 3 का भाग दे के देखते हैं कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 में 3 का भाग एक बार, इसमें शेषफल 0 बचेगा। यहां पे 3 का बाड़ा बोला आप 8 से आगे नहीं जाना, यानी 2 बार, शेषफल 2 बचेंगे। 22 से आगे नहीं जाना, 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 7 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। अब यहां पे 3 का बाड़ा 15 से आगे नहीं जाना है तो 5 बार। इसमें और आप क्या देख सकते हैं कि एक एक अंक विषम आ रहा है तो और 3 का भाग या फिर 5 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग और जा रहा है तो 3 का भाग देने पर 2 संख्या लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 का बाड़ा बोलो 12 से आगे नहीं जाना है 4 बार, शेषफल 0 बच गया। फिर 3 का बाड़ा 7 से आगे नहीं जाना है तो कितनी बार होगा विद्यार्थियों, 2 बार, शेषफल 1 बचेगा, 15 में 5 बार। अब यहां पे आप और 3 का भाग देना चाहोगे तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का भाग यहां पे 4 में दोगे शेषफल 1 बचेगा, 12 में तो पूरा भाग जाएगा, और लास्ट में जो शेषफल बचेगा अंतिम वो 5 बचेगा, तो 5 का ही भाग जाएगा विद्यार्थियों। तो इसमें 5 का भाग देना पड़ेगा। 5 का पारा बोलो 42 से आगे नहीं जाना है तो कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 8 बार। अब शेषफल बचेंगे 2, 25 में 5 का 5 बार, 85 आएंगे। अब उसके बाद में 85 में और किसका भाग जाएगा विद्यार्थियों, 5 का भाग और जाएगा। इसमें 5 का भाग देने पर क्या होगा, 8 में 1 बार, शेषफल 3 बचेंगे, तो 35 में 7 बार, यानी 17 आगे। 17 आगे इसका मतलब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें सम संख्या का भाग जाएगा और यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ लास्ट में। यानी हमें जो दी गई संख्या है जो 3825 हैं, उनका जो प्राइम फैक्टर है वो प्राप्त हुआ 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 प्राप्त होंगे। यह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड भाग कंप्लीट हुआ। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ हैं वो फोर्थ क्या है, फोर्थ है 5005। क्या है विद्यार्थियों, 5005। और 5005 में आप यहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट जो इकाई का अंक है वो पहले से ही क्या है विद्यार्थियों, वो है विषम संख्या। और विषम संख्या है, इसका मतलब विषम संख्या का ही भाग जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट आप 5 का भाग दे दो। 5 का भाग देंगे तो 5 में 5 का भाग 1 बार, 0 में 0 बार, इस 0 में 0 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, यानी हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 1001 प्राप्त हुआ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 10 में पूरा जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा, यानी इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग देके देखते हैं। 7 का पारा 10 से आगे नहीं जाना है, 1 बार, शेषफल 3 बचेंगे। 30 में कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 30 में जाएगा 4 बार, यानी 28 होंगे। शेषफल बचेगा वो बचेगा 2, यानी 21 होगा। 21 में 7 का भाग जाएगा 3 बार, यानी 143 प्राप्त होंगे। अब यहां से आप देख सकते हैं कि 7 का भाग और नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे 7 का भाग आप 14 में दोगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल डायरेक्ट 3 बच रहे हैं,
3 में 7 का भाग नहीं जाएगा, फिर 8 का तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10, 11 का जाएगा भाग। देखते हैं 11 का पहाड़ा 14 से आगे नहीं जाना है एक बार। शेषफल कितने बसेंगे विद्यार्थियों? 3 बसेंगे। 33 में 11 का भाग पूरा जा रहा है 3 बार, यानी टोटल हमें प्राप्त हुआ वो 13 प्राप्त हुआ, और 13 में 13 का भाग एक बार, यानी हमें 5005 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या प्राप्त हुए विद्यार्थियों? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्राप्त हुए। ये होंगे अभाज्य गुणनखंड दी गई संख्याओं के। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो है 7429। तो इनको भी हल करते हैं, क्या होता है ये, यानी अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है वो 5वां, और वो 5वां क्वेश्चन क्या है? 7429। अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हैं कि इकाई अंक इसमें भी क्या है विद्यार्थियों? इसमें भी 9 यानी विषम है, तो विषम संख्या का ही भाग जाएगा इसमें। तो देखते हैं कौन सी संख्या का भाग जाएगा। 3 का भाग देख लेते हैं कि जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा तो इसमें 2 बार शेषफल 1 बसेगा, शब्द में कितनी 2 बसेगा 22, फिर 1 बसेगा 19 बसेगा टोटल लास्ट में। 3 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा भाग। 7 का देखते हैं, 7 का 7 में गया, यहाँ पे फिर भी 7 का भाग भी नहीं जाएगा। तो ऐसे कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन भी देखना होता है, ताकि इसमें टाइम कम से कम लगे। तो इसमें जो भाग जाएगा वो जाएगा विद्यार्थियों 17 का भाग। 17 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 70 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो 68 प्राप्त होंगे। शेषफल कितने होंगे? यानी 70 में से 68 गए तो शेषफल प्राप्त होंगे वो 6 प्राप्त होंगे, यानी यहाँ पे 62 होंगे। अब 62 में कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों? 17 या 51, यानी ये 62 हैं तो 51, 3 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पे जो शेषफल बसेगा वो 11 बसेगा, यानी 119 प्राप्त होंगे, 119। अब 17 का बाड़ा 119 से आगे नहीं जाना है, तो ये कितनी बार होगा विद्यार्थियों? ये आप इकाई का अंक से देख सकते हैं 9 है, यानी आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 7 बार भाग जाएगा टोटल। 7 7 49, यहाँ पे 4, 7 एकम 7 और 4 11। हाँ, टोटल कितनी बार जा रहा है विद्यार्थियों? 7 बार। तो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 437 प्राप्त हुआ 17 का भाग देने पर। अब 17 से कम संख्या का कोई भाग और नहीं जाएगा, ये आपको अपने दिमाग के अंदर ये बात विशेष ध्यान रखनी है। तो यहां से 17 के बाद में 18 का तो बिल्कुल भाग नहीं जाएगा, तो 19 का भाग देखते हैं। 19 का बाड़ा 43 से आगे नहीं जाना है, तो कितनी बार विद्यार्थियों? 2 बार, 38 प्राप्त होंगे। अब 43 में से 38 गए, यानी 5, 57 प्राप्त होगा। 19 दिया कितने होते हैं विद्यार्थियों? 57 होते हैं, यानी 3 बार भाग गया, यानी टोटल 23 बार भाग गया। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का भाग 1 बार जाएगा विद्यार्थियों। यानी हमें जो 7429 हैं उनके प्राइम फैक्टर 17 गुणा 19 गुणा 23 प्राप्त हुए। यानी अब हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। अब हम विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। वो क्या है क्वेश्चन सेकंड विद्यार्थियों? सेकंड क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात करना है, और उसके बाद में उनकी जांच कीजिए। और जांच में भी क्या है विद्यार्थियों कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के हमेशा हमेशा बराबर प्राप्त होगा।
तो करते हैं इन क्वेश्चन को। और फर्स्ट इनका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 26 और 91 का, 26 और 91, यानी सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड का जो फर्स्ट है वो है 26 और 91। इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। समझते हैं इनको। अब यहां पे आपको दो तरीकों से इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो इजी तरीका होगा वही आपको समझाएंगे। तो क्या होता है इनका एचसीएफ और एलसीएम? सबसे पहले आप इनका क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या करोगे विद्यार्थियों? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इनका साथ में करते हैं तो क्या होगा विद्यार्थियों? देखते हैं 26 और 91। अब यहां से आप देख सकते हैं कम से कम छोटी संख्या का भाग देते हुए आपको स्टार्ट करना है। तो इसमें आप 2 का भाग दे दीजिए। तो 2 का 2 में भाग 1 बार, और 6 में कितनी बार जाएगा? 13 बार। और फिर 91 में नहीं जाएगा तो सेम रहने दो। अब 2 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 का भाग भी दोनों में। आप देख सकते हैं कि 13 का भाग जाएगा। 13 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा? 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। और 91 में कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों? 7 बार भाग जाएगा। यानी अब लास्ट में 1 ही बचा, 7 का 7 में 1 बार भाग। यानी हमें जो प्राप्त हुआ वो 26 और 91 का जो प्राइम फैक्टर प्राप्त हुए वो ये प्राप्त हुए, यानी 2 गुणा 13 गुणा 7। अब यहां से भी आप देख सकते हैं कि इनका एचसीएफ और एलसीएम डायरेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का मतलब यहां पे क्या होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो कौन से अधिकतम या सबसे बड़ी संख्याएं जो कॉमन है और गुणनखंड के रूप में। तो क्या होगी? देखो 2 का भाग इनमें गया लेकिन 91 में नहीं गया, यानी इस फैक्टर को नहीं लेना है। 13 का भाग इन दोनों में गया, यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों? 13 होगा। यानी और देख सकते हैं कि क्या कोई संख्या है जो दोनों भाग गया? 7 का भाग 1 में नहीं गया, केवल 7 में गया। यानी वो अभाज्य गुणनखंड जो दोनों संख्या को विभाजित कर ले वो होगा एचसीएफ, यानी वो संख्या जो दोनों से कट रही है। एलसीएम होगा वो इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का क्या होगा? गुणनफल होगा। यानी 2 गुणा 13 गुणा 7। अब इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? एलसीएम प्राप्त होगा। यानी सभी संख्याओं का गुणा कर लो। तो यहां से आप गुणा करोगे तो इन दोनों का होगा 26 और 7 का गुणा, ये होंगे 42, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 14 और ये कितना होगा? 14 और 4 18। यानी हमें जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? 182 प्राप्त हुआ। अब यहां से आप और क्या ज्ञात करोगे? आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है विद्यार्थियों? अब इसमें आगे पूछा है कि जांच भी करनी है। और जांच में क्या है कि पहली 2 संख्याओं का, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगी। यानी पहली संख्या को आप क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, और वो क्या है? 26। दूसरी संख्या उसको बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मानने से, ये होगा 91। यानी ए और बी का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। तो करते हैं इनका सबसे पहले गुणनफल, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ए गुणा बी, यानी किसका गुणा विद्यार्थियों? 26 और 91 का गुणा। करते हैं, क्या प्राप्त होगा? 1 से करेंगे तो ये सेम प्राप्त होगा, 9 से करेंगे तो 63, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 होगा, फिर 18 और 6 कितना होगा? 24। यानी 6, यहाँ पे 5, 4 और 2।
ये प्राप्त हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। अब हमें RHH ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करके देखो, यानी 182 और 13 का गुणनफल कर लीजिए, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के हमेशा बराबर प्राप्त होगा। तो करते हैं, गुणनफल क्या होगा, यहाँ पे 6, 24, यहाँ पे 2, फिर 3 और 2 5 होंगे, 1 से करेंगे तो ये सेम प्राप्त होगा विद्यार्थियों, यानी 1 से करेंगे तो ये सेम संख्या प्राप्त होगी, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, हो गया लोड़ा लग गया। यानी विद्यार्थियों A गुणा B बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी इन दोनों संख्याओं का आप गुणा करोगे वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। तो करते हैं गुणा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या देख सकते हैं, A गुणा B है, यानी A गुणा B का मतलब क्या है, 26 और 91 का गुणा करना है। तो इनका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, 1 से करोगे तो ये सेम प्राप्त होगा, फिर 9 से करोगे तो ये होगा 54, यहाँ पे 5 होगा, फिर 18 और 5 यहाँ पे 23 होंगे, और फिर ये ऐड करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 6 यहाँ पे 3 2, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हुई, वो क्या प्राप्त हुई विद्यार्थियों, वो प्राप्त हुई 2366 प्राप्त हुई। अब यहां से आप राइट हैंड साइड ज्ञात करोगे, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा विद्यार्थियों, यानी इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा, यानी 182 और 13 का गुणा, तो करेंगे तो ये 3 का 2 से करेंगे तो 6, फिर 8 से करेंगे तो 24, यहाँ पे 2 3 और 2 5, फिर करोगे 1 से तो ये सेम होगा, करेंगे इसको ऐड तो यहाँ पे 6, ये 6, ये कितना होगा विद्यार्थियों 13, यहाँ पे हासिल 1 होगी, टोटल 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर प्राप्त हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों कि ये जांच सत्य सिद्ध हुई, यानी ये हमारा जो किया हुआ क्वेश्चन है उनका एचसीएफ और एलसीएम एक्यूरेट सही है, ये जांच का तरीका होता है विद्यार्थियों। अब हम सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड है, वो क्या है विद्यार्थियों, 510 और 92 92 का है, तो क्या होता है समझते हैं इनको। सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड का ही सेकंड है, वो है 510 और 92। यस, अब यहां से इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब यहां से देख सकते हैं कि दोनों में 2 का भाग जाएगा, तो यहां पे 2 का भाग दिया, 2 का भाग देंगे तो 5 का आधा नहीं होगा, 4 का आधा कर लो वो होगा 2, फिर शेष बचेगा 1, 11 का आधा नहीं होगा, 10 का आधा कर लो 5, फिर शेष 1 बचेगा 10 का आधा, यहाँ पे 5, और 92 का करेंगे तो 9 का आधा नहीं होगा तो 8 का आधा, यानी 4, फिर शेष बचेगा 12 का आधा 6, फिर और 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो, 255 में बिल्कुल नहीं जा रहा है, सेम रहने दो, 4 का आधा 2 होगा, 6 का आधा 3 होगा। अब यहां से देख सकते हैं कि 2 का भाग इन दोनों में नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग बिल्कुल नहीं देना है, तो 3 का भाग दे के देखते हैं। 3 का भाग देंगे तो फिर 25 में कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 8 बार जाएगा, 24 शेष 1 बचेगा, 15 में 5 बार जाएगा, और 23 का 23 सेम रहेगा, और इसमें अब 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग दे दो, 5 का भाग देंगे तो 8 में 1 बार जाएगा,
शेष और बचेगा 3, फिर कितना होगा 35 में 5 का भाग 7 बार, 17 का भाग 17 में 1 बार जाएगा और 23 सेम रहेंगे, 23 का 23 में भाग कितनी बार विद्यार्थियों? 1 बार। यानी ये हमें क्या प्राप्त हुआ? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब यहां से आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे? यानी इनसे एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा? एचसीएफ ज्ञात होगा, वो होगा ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्या को विभाजित करे, यानी इस 2 का भाग इनमें भी गया, इनमें भी गया, यानी 2 ले लो यहां से। इन 2 का भाग इनमें नहीं गया, इनको नहीं लेना है। 2 का भाग यहाँ पे 3 का भाग देखें तो इसमें गया, 23 में नहीं गया। 5 का भाग इसमें गया, 23 में नहीं गया। 17 का भाग 23 में नहीं गया, 23 का भाग 1 में नहीं गया। इसका मतलब एचसीएफ केवल क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? 2 प्राप्त हुआ। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो वो एलसीएम क्या होगा विद्यार्थियों? एलसीएम इन सब संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा फिर होगा 5 गुणा 17 गुणा 23। इन सब संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा। तो करते हैं इसका गुणा, यानी 2 और 2 का गुणा 4 होगा, 4 3 12 और 12 और 5 का करोगे तो 60 होंगे। यहां पर 60 गुणा 17 गुणा 23। अब कर लेते हैं इन दोनों का, पहले कैसे भी गुणा करो, इसमें क्रम विनिमय नियम लागू हैं, कैसा भी गुणा कर सकते हैं। फिर इनका करोगे तो फिर 1 0 पहले से ही लगा लो। 6 और 7 का करोगे तो कितना होगा विद्यार्थियों? 42। फिर 6 कम 6 और यहाँ पे 4 कितना होगा विद्यार्थियों? 10। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि गुणा किसका करोगे? अब यहां पे जो गुणा करोगे वो करोगे 23 का। 23 का गुणा होगा तो क्या होगा विद्यार्थियों? देखते हैं। 3 का करोगे 0 से 0, यहाँ पे 6 होगा, फिर 0 और 3, फिर करोगे 2 से तो फिर क्या होगा? 0, फिर 2 का 2 से 4, फिर 0, फिर 2, ऐड कर लो टोटल 0 6 4 3 और यहाँ पे कितना होगा विद्यार्थियों? 2 होगा। यानी टोटल हमें प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 2 3 4 6 0, यानी ये क्या प्राप्त हुआ हमें? एलसीएम प्राप्त हुआ। अब यहां से एचसीएफ और एलसीएम तो प्राप्त हो गए, अब इनकी जांच करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इनकी जांच करेंगे। क्या होगा विद्यार्थियों? जांच का मतलब क्या होगा? ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी 2 संख्याएं कौन कौन सी दी हैं? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी ए गुणा बी, ए गुणा बी यानी ए संख्या तो क्या है? 510 और दूसरी क्या है? 92। गुणा कर लीजिए इनका, 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, फिर करोगे 9 से तो यहाँ पे 0, फिर 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ऐड कर लो 0 यहाँ पे 2, फिर 9 यहाँ पे 6 और 4। ये क्या प्राप्त हो गई विद्यार्थियों? ये प्राप्त हो गई हमें लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गई। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या होगा विद्यार्थियों? राइट हैंड साइड में क्या है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, यानी इन दोनों का गुणा। तो इनका गुणा करेंगे तो ये कितना होगा विद्यार्थियों? इनका 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 12, यहाँ पे 1 8 और 1 9, फिर होगा 6 और यहाँ पे 4, यानी ये प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है विद्यार्थियों? समान प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 510 और 92 का जो एचसीएफ और एलसीएम है वो क्या है विद्यार्थियों? एकदम एक्यूरेट है। तो ये हो गया हमारा
सेकंड का ही सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 337 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों? ज्ञात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम, फिर जांच करेंगे। यानी अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है सेकंड का, और वो क्या है विद्यार्थियों? 337 और फिर 54। करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो 337 और 54 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो। 3 में यहाँ पे आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं भाग, कि यहाँ पे 3 का आधा नहीं होगा, 2 का आधा कर लो 1, फिर कितना होगा 13 का आधा नहीं होगा, 12 का आधा कर लो, वो कितना होगा विद्यार्थियों 6, फिर यहाँ से 8, 5 का आधा नहीं होगा, 4 का आधा कर लीजिए वो 2 होगा, फिर शेष प्ले 1, 14 का आधा 7, और 2 का भाग जा रहा है, 16 का आधा 8 होगा, 8 का आधा 4, 27 का आधा नहीं होगा, सेम रहने दो, और 2 का भाग जा रहा है, तो 8 का आधा क्या होगा विद्यार्थियों 4, और 4 का 2, बाकी वाले सब सेम रहने दो। फिर और 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 2 और 1 ये होंगे 27। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि दोनों विषम संख्या आ गई। अब इसमें 3 का भाग दे दीजिए, 3 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, और 3 का भाग जा रहा है, 7 का 7 सेम रहेगा, इसमें 3 बार, और 3 का भाग देंगे तो 7 का 7, 3 में 3 का भाग 1 बार, फिर 7 में 7 का भाग 1 बार। यानी अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये तो हमारा क्या हो गया विद्यार्थियों? ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया विद्यार्थियों? अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे इनको विद्यार्थियों। एचसीएफ का मतलब क्या है? वह कौन सा कॉमन फैक्टर प्राप्त हुआ जो दोनों संख्या को विभाजित कर रहा है, यानी 2 का भाग इन दोनों में गया, यानी ये ले लीजिए 2 का भाग इन एक में गया, इसको कैंसिल आउट करो, 2 का भाग इन दोनों में नहीं गया, कैंसिल आउट करो, इसमें भी नहीं गया, ये 3 का भाग है ना, ये इन दोनों में जा रहा है, 3 का भाग इन दोनों में जा रहा है, 21 में भी गया, 27 में भी गया, यानी यहाँ पे 3 ले लीजिए, इस 3 का भाग 7 में नहीं जा रहा है, कैंसिल आउट करो, ये भी इसमें 7 में नहीं जा रहा है, 7 का 1 में नहीं जा रहा है, यानी एचसीएफ हमें जो प्राप्त हुआ वो 6 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? 6 प्राप्त हुआ। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या होगा विद्यार्थी? इन सब का गुणा कर लीजिए, तो 2 कितनी बार हैं? 2 4 बार हैं, तो 2 की पावर आप क्या लिखोगे विद्यार्थियों? 4 लिखोगे। 3 कितनी बार है विद्यार्थियों? 3 बार हैं, तो 3 की पावर आप 3 लिख लीजिए, और फिर और क्या बच गया? 7, यानी यहाँ पे 7। अब आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं डायरेक्ट भी ध्यान रखने होते हैं कि इनका आप गुणा करोगे तो 2 की पावर 4 का क्या होगा? 16 होगा। 3 की पावर 3 का क्या होगा विद्यार्थियों? 27 होगा, और 7 का 7। गुणा कर लीजिए, चाहे कैसे भी गुणा करो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 और 7 का 49, यहाँ पे 4, 14 और 4 कितना होगा विद्यार्थियों? 18। और फिर आप गुणा किसका करोगे? 16 का गुणा और कर लीजिए, तो कितना होगा? 9 का 6 से करोगे तो कितना होगा? 54 प्राप्त होगा, यहाँ पे 5, फिर 9 एकम 9, 9 और 5 14 होंगे, फिर 8 का करोगे तो कितना होगा? 48, यहाँ पे कितना होगा? 4, फिर 8 एकम 8, 8 और 4 12, फिर आप 1 का करोगे तो इससे हम प्राप्त होगा, ऐड कीजिए इनको, 4 ये कितना होगा? 12, यहाँ पे 1 और ये होंगे 10, फिर यहाँ पे 1, यानी 3024 हमें क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? एलसीएम प्राप्त हुआ। अब करते हैं इनकी जांच।
अब इनकी जांच करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या प्राप्त हो रहा है, यानी ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी विद्यार्थियों, ए गुणा बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। 337 और 54 का गुणा तो कितना होगा, 24, यहाँ पे 2 होगा, फिर 12, 12 और 2 कितना होगा, 14, फिर यहाँ पे 1, फिर 12 और 1 कितना होगा विद्यार्थियों, 13 प्राप्त होगा। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, 24 यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, फिर 12 और 2 14, फिर 1, 12 और 1 13, ठीक है। अब यहाँ से 5 का करोगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, 5 से करोगे तो 5 से क्या प्राप्त होगा, अब 5 का करोगे तो यहाँ पे 30, 3 होगा, 15, 15 और 3 18, यहाँ पर 1 होगा, फिर 15 और 1 16, ऐड करोगे तो 4 4, ये कितना होगा 11, और ये टोटल 8 और 1, यानी हमें 18144 क्या प्राप्त हुआ, लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हुई। इसी प्रकार हमें राइट हैंड साइड भी ज्ञात करनी है, तो राइट हैंड साइड क्या होगी विद्यार्थियों, इन संख्याओं का n से गुणा कर लो, यानी एलसीएम का एचसीएफ से गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लो डायरेक्ट, तो क्या होगा 3124 का 6 से गुणा, तो ये होगा 24, यहाँ पे 2, 12 और 2 14 होंगे, फिर 1, फिर 6 का 0 से 0, फिर 1 हासिल का 1 और 6 3 18, यानी सेम प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये जांच सही साबित हुई। ये था सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही क्या करोगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करोगे, फिर जांच करोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि दो संख्याएं थी, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया और फिर उनकी जांच की। इसमें क्या करेंगे विद्यार्थियों, केवल और केवल आपको इसमें प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंड, और फिर उसके बाद में आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो समझते हैं क्या होता है। यानी हमारी जो पहली संख्या है वो संख्या क्या है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं 12, फिर हैं 15 और 21। यानी थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का जो फर्स्ट है वो है 12, 15 और 21। इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं साथ में, तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, देखते हैं। 2 का भाग जाएगा इसमें, तो यहां पे आएगा 6, 15 का 15, 21 का 21 सेम, फिर और 2 का भाग जा रहा है तो यहां पे प्राप्त होगा 3, 15, 21। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि तीनों संख्याएं क्या प्राप्त हो गई विद्यार्थियों, विषम संख्या प्राप्त हो गई। अब और 3 का भाग ही जाएगा, 3 का भाग देंगे तो यहां पे 1 बार, फिर ये होगा 5 बार, ये होगा 7 बार, 5 का भाग जाएगा, फिर 7 का भाग, यह प्राप्त हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब यहां से आपको क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, यहां से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वो एचसीएफ क्या होगा विद्यार्थियों, 2 का भाग इन दोनों में नहीं गया यानी इसको नहीं लेना है, 2 का भाग इन दोनों में नहीं गया इसको भी नहीं लेना है। यानी आप यहां से देख सकते हैं कि 3 का भाग इस 3 में भी गया, 15 में भी गया, 21 में भी गया, यानी ये क्या प्राप्त हो गया विद्यार्थियों, एचसीएफ प्राप्त हो गया। एकमात्र ऐसी संख्या है 3 जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। अब यहां पर यह तो एचसीएफ की बात हो गई, अब एलसीएम क्या होगा विद्यार्थियों,
एलसीएम होगा इन सब का गुणनफल। तो 2 कितनी बार है? 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा फिर क्या होगा? 3 गुणा फिर 5 गुणा 7, यानी 4 और 12 60, यानी 60 गुणा 7 गुणा कर लीजिए, कितना प्राप्त होगा? 0। और फिर कितना होगा? 42, यानी हमें एलसीएम प्राप्त हुआ वो 420 प्राप्त हुआ। केवल आपको 3 संख्याएं दी हैं, तो उस कंडीशन में एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। अब यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन आता है समझते हैं इनका। वो क्या है? 17, 23 और 29, यानी सेकंड क्वेश्चन है वो है 17, 23 और 29। तो यहां पर इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सभी तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं, तो 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार, लेकिन ये बाकी वाली सेम संख्या रहेगी। 23 का भाग जाएगा 23 में एक बार, और 29 सेम रहेंगी, और 29 में 29 का भाग जाएगा एक एक बार, हो गया ये। यानी इनका हमें जो एचसीएफ प्राप्त होगा वो आप यहां से देख सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है। 17 में भाग जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा, यानी इसको भी नहीं लेना है, 23 को भी नहीं लेना है, 29 को भी नहीं लेना है। तो ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो सबको विभाजित कर रहा है? क्योंकि ये तीनों संख्याएं आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या हैं। कौन सी हैं विद्यार्थियों? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है, इसका मतलब सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है विद्यार्थियों? 1 होता है। यदि कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब 1 है, क्योंकि न्यूनतम एचसीएफ हमेशा क्या प्राप्त होता है? कम से कम 1 प्राप्त होता है, 1 से कम कोई एचसीएफ नहीं होगा। यह तो बात हो गई एचसीएफ की। अब एलसीएम की बात की जाए तो इन सब का गुणा करना पड़ेगा, यानी 17, 23 और 29 का गुणा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो, पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लो, चाहे फिर इन दोनों का कर लो, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले 17 और 23 का गुणा करेंगे तो 21, यहाँ पे 2, 3 और 2 5, फिर करोगे 2 से तो होगा 14, फिर 1, फिर 2 और 1 3, यानी टोटल होगा 193। और इनका और किन से करोगे? 29 से करोगे तो क्या प्राप्त होगा? 9 एकम 9, 81, यहाँ पे 8, 27, 27 और 8 होंगे 35। फिर करोगे 2 से तो यहाँ पे कितना होगा? 2, फिर 9 2 18, यहाँ पे हासिल 1, 6 और 1 7। टोटल ऐड करोगे तो ये होगा 9, ये होगा 3, फिर क्या होगा? फिर ये हो जाएगा 13, फिर यहाँ पे 1 10 और 1 11, यानी एलसीएम प्राप्त हुआ 11339 प्राप्त होगा। ये हो गया जो थर्ड क्वेश्चन है उनका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब यहां पे फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है विद्यार्थियों? कि इसमें आपको दिया क्या है? इसमें दिया गया है कि एचसीएफ और ब्रैकेट के अंदर दिया है कि 306 और 657, और बराबर में दिया है ब्रैकेट बंद करके 9, और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल, यानी आपको एचसीएफ दिया है और 2 संख्याएं भी दिए हैं, और आपको क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों? आपको एलसीएम ज्ञात करना है। समझते हैं इनको क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें आपको एचसीएफ दिया है, वो एचसीएफ कितना दिया विद्यार्थियों? 9। और यहां से आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं कि जो पहली संख्या है ना वो कितनी है? 306, और दूसरी है 657, यानी इसको आप ए मान लो, वो कितना है? वो है 306, और बी मान लो वो कौन सी है दूसरी संख्या? वो है 657।
अब यहां पर 3 वैल्यू दिए और आपको क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों? आपको ज्ञात करना है वो है एलसीएम। क्या है विद्यार्थियों? एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है। अभी तो हमने 2 संख्याएं थी, उनका एचसीएफ ज्ञात किया अभाज्य गुणनखंड द्वारा, एलसीएम ज्ञात किया और फिर उनकी जांच की। जांच में आपने क्या लिखा था विद्यार्थियों? जांच में आपने लिखा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर में क्या आएगा विद्यार्थियों? उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और गुणा में एलसीएम। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि पहली और दूसरी संख्या को आप क्या लिख लो? पहली को ए लिख लो, दूसरी को बी लिख लो, हम मान लेते हैं। और बराबर में क्या है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। जब इस तीनों यहां पे फोर्थ संख्या होगी, फोर्थ में से फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों दी हैं और आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो बहुत सिंपल है। एलसीएम के जो गुणे में हैं उनको कहां पे भेज देते हैं? दोनों संख्याओं के गुणनफल के भाग में भेज देते हैं। तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा ना, वो एलसीएम प्राप्त होगा ए गुणा बी बट्टा में एचसीएफ। क्या होगा? बट्टा में एचसीएफ। बहुत ही सिंपल है। रखते हैं इसमें वैल्यू, क्या होगा? यानी एलसीएम इजिकल टू क्या होगा विद्यार्थियों? पहली 2 संख्याओं का गुणा यानी इन दोनों का गुणनफल 306 और 657 और अपॉन में क्या होगा विद्यार्थियों? 9 का भाग लगा लीजिए, क्या होगा? अब 9 का डायरेक्ट भाग अगर नहीं दे रहे हो तो फिर 3 से भी कैंसिल आउट होंगे, 9 से कैंसिल आउट ये दोनों होंगे, तो इसको 9 से भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। 9 एकम 9, 7 9 63 यानी 7 बार गया 63। यहां पे शेष पे कितने बसेंगे विद्यार्थियों? ये बसेंगे 2। 27 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों? 3 बार जाएगा, यानी टोटल 73 बार कैंसिल आउट हो गया। यानी ये इनसे पूरा कैंसिल हो गया, तो 306 और 73 का गुणा करना है और वही हमारा क्या प्राप्त होगा? एलसीएम प्राप्त होगा। गुणा करते हैं, क्या होगा? 6 18, यहां पे फिर 1 होगा, 3 और 0 का 0 यानी 18 प्राप्त होंगे और फिर कितना होगा? 9। 7 से करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 7 और 6 का गुणा करेंगे तो 42 प्राप्त होंगे और फिर यहां पे 42 सेम लिखे जाएंगे क्योंकि यहां पे 7 और 0 का 0, तो 4 का 4 लिखा जाएगा। 7 3 21। अब यहां पे 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21 प्राप्त होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 का 8, फिर कितना होगा? 3, फिर ये होगा 13, 1 2 और 2, यानी हमें जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 22338। ये फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त होगी क्या? यानी 6 की पावर n है और कोई भी प्राकृत संख्या n के रूप में रखोगे तो वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, समझते हैं इनको। यानी क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है कि क्या कोई संख्या 6 की पावर n, जहां n क्या है विद्यार्थियों? प्राकृत संख्या है, 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो आपको एक मैं कथन लिख के समझा रहा हूं कि वही संख्या 0 पर समाप्त होगी जिसका कम से कम एक गुणनखंड या गुणनफल 2 गुणा 5 हो। यानी यह आपको विशेष ध्यान देने योग्य बातें, यानी इस पर आपको विशेष ध्यान देना है।
यानी वो क्या है कि वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी जिनका कम से कम एक गुणनफल 2 गुणा 5 के रूप में 2 गुणा 5 के रूप में हो। यानी वो संख्या ही शून्य पर समाप्त होगी जिनका कम से कम एक गुणनफल क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए। 2 से अधिक हैं, यहां पे कम से कम एक से अधिक हैं तो भी चलेगा। 1 से अधिक का मतलब क्या है, यदि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, यानी 2 मान लो 5 बार हैं या 3 बार हैं, 5 यदि 2 बार हैं, तो भी वो संख्या किस पर समाप्त होगी विद्यार्थियों, शून्य पर समाप्त होगी। ये कथन हो गया वो संख्याएं जो शून्य पर समाप्त होती हैं। लेकिन हमारा क्या क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि क्या 6 की पावर n, जहां n प्राकृत संख्या है, कभी शून्य पर समाप्त होगी क्या? तो इसका गुणनखंड करके देखते हैं। जब 6 के गुणनखंड करोगे तो वो 2 गुणा 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, 2 गुणा 3। यानी यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शायद आप यहां पे n की वैल्यू कुछ भी रख लें, यानी यदि n बराबर आप 1 2 3 4 कितने भी रख लो, प्राकृत संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होगी, नेचुरल नंबर। अब यहां पे 6 की पावर 1 है तो भी 6 प्राप्त होगा, 6 की पावर 2 है तो 37 प्राप्त होगा, 6 की पावर 3 है तो 216 प्राप्त होंगे, ऐसे और आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जो शून्य पर समाप्त होगी। वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी जिनका कम से कम एक गुणनफल या गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में है। किसके रूप में है विद्यार्थियों, 2 गुणा 5 के रूप में। इनका आंसर आप क्या लिखोगे कि 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 प्राप्त होते हैं, अतः 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, अतः 6 की पावर n प्राकृत संख्याओं, जहां n प्राकृत संख्याओं के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है। छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और इसमें क्वेश्चन दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा में डॉट डॉट आगे कितना आएगा 1 तक और प्लस में 5 दिया है। भाज्य संख्या क्यों है, यानी ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो आपने पहले वाले भाग में पढ़ा होगा कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो उनके आधार पर इनका सॉल्यूशन करेंगे। क्या होता है इनका सॉल्यूशन, समझते हैं। यानी जो क्वेश्चन है 6 और 6 का, इसमें अलग अलग डिवाइडेशन के 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस के 13। यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। अब यहां से आप क्या देख रहे हो कि यहां से यहां तक तो ये संख्याएं
गुणनफल के रूप में, और यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस और फिर 13 है। इसका मतलब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 13 कॉमन आ रहे हैं। तो 7 गुणा 11, ये रहा प्लस का प्लस, 13 कॉमन ले ली बाहर, तो क्या बच गया 1, ये रहा बाहर 13। अब इनका गुणा करोगे तो 77 आएंगे और प्लस का 1। आप इजीली 11 गुणा 7 गुणा 13 करके आप 13 से जोड़ोगे तो फिर भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिनको और गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहां पे इनका सॉल्यूशन क्या होगा विद्यार्थियों, इनका सॉल्यूशन होगा 13 गुणा 78। 78 के और भी फैक्टर कर सकते हैं आगे। अब यहां पे बात हो रही है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यह भाज्य संख्या है। क्योंकि इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, क्योंकि 78 भी एक सम संख्या है, इसके और फैक्टर कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया 13, एक 78 के और करोगे यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। यानी भाज्य संख्या की भी क्या परिभाषा थी, जिनके 2 से ज्यादा गुणनफल हो या गुणनखंड हो। यानी इसमें आप क्या लिखोगे, ये भाज्य संख्याएं क्योंकि इनके 2 से अधिक, इनके 2 से अधिक क्या हैं, गुणनखंड हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हैं। वो संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहां पे ये तो बात हो गई इनकी फर्स्ट की। अब हमारा जो 6th क्वेश्चन का सेकंड है वो क्या है कि यहां तक तो ये गुणनखंड के रूप में और प्लस में 5 हैं। जब इनको 5 कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, ये होगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा यहाँ पे 2, और 1 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं, और प्लस का क्या होगा विद्यार्थियों 1। तो ये हो जाएगा 5, इनका गुणा करोगे तो ये होगा 42 गुणा 24 प्लस 1 5। अब 42 और जो 24 का गुणा करेंगे तो वो गुणा क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, ये होगा 8 फिर 16, 2 से करेंगे तो 4 और 8, यानी ये टोटल होंगे 1008, 1008 प्लस 1, यानी 5 गुणा 1009। यानी हमें गुणनफल के रूप में संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। यानी यह संख्या भी क्या होगी विद्यार्थियों, भाज्य संख्या होगी। क्या होगी विद्यार्थियों, भाज्य संख्या होगी। केवल 5 आते तो फिर 5 के और फैक्टर नहीं होते तो फिर वो अभाज्य संख्या होती, लेकिन ये संख्याएं 2 संख्याएं और गुणनफल के रूप में आ रही हैं, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये बोल रहे हैं कि सोनिया और रवि हैं, वो एक वर्ताकार मैदान है, उनमें चक्कर लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। कि यहां पे मान लेते हैं कि ए पॉइंट से सोनिया चक्कर लगाना प्रारंभ करेगा, तो इसमें लगा समय कितना होगा विद्यार्थियों, 18 मिनट समय लगेगा। और रवि को
भी इसी बिंदु से दौड़ना होता है और चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा विद्यार्थियों? वो समय लगेगा 12 मिनट। वापस एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। 18 मिनट सोनिया को लगते हैं और 12 मिनट रवि को लगते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या सोनिया और रवि, सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो कितने समय बाद ये दोनों एक ही बिंदु पर वापस मिलेंगे? इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों? इसका मतलब यह हुआ कि वो कम से कम समय बताना है, वो कम से कम कॉमन समय बताना है जिस समय पर सोनिया और रवि एक ही स्थान पर वापस प्रारंभिक बिंदु पर मिले। इसका मतलब आपको यहां पे क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों? एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम, यानी वो कम से कम समय, यानी 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 ये रहा 12, 2 से कैंसिल आउट होंगे तो फिर ये होगा 9 और 6, 2 का भाग और जाएगा तो ये 9 का 9, यहाँ पे आएगा 3, फिर 3 का भाग जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, फिर 3 में 3 का भाग 1 एक बार, यानी इनका एलसीएम होगा, वो क्या होगा विद्यार्थियों? 2 गुणा 2 यानी 4, 3 गुणा 3 यानी 9, 937, यानी 37 मिनट बाद, 37 मिनट बाद सोनिया और रवि एक बिंदु पर यानी प्रारंभिक बिंदु पर वापस मिलेंगे। यह तो हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें आपको क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं इसमें कि सोनिया ने कितने चक्कर लगाए और रवि ने कितने चक्कर लगाए? तो आप इसमें चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम में सोनिया द्वारा लगा कुल समय क्या है? 18 का भाग दोगे तो 2 चक्कर पूर्ण करेंगे, और रवि कितने चक्कर पूर्ण करेंगे? 37 में यदि 12 का भाग दोगे तो 3 चक्कर पूर्ण करेंगे। अब यहां पर ये क्वेश्चन हो रहा है कंप्लीट, और हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट और उसमें भी 1.1 कंप्लीट होती है।